that सर ओरिजिनल डेंसिटी तो हुआ नहीं था ना? क्या? हाँ, दो चीजें बच गई। कौन कौन सी? अरे कोरोजन। अरे मुझे याद था ना, ये समझ So if metals are prolonged exposed to atmospheric condition, so if metals are exposed prolonged, बहुत समय तक अगर उन्हें बाहर रखा जाए, prolonged to atmospheric conditions such as, उसको हम क्या रखें, मॉइस्चर एसिडिक कंडीशन में ना, ठीक है, मॉइस्चर एयर, देन दीज आर ईटन अप, ये क्या हो जाते हैं, ये खा लिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, एंड लूज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, लोड बियरिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड लूज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। इन केस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इट इज ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन के केस में अगर है तो उसको क्या कहेंगे, जबकि दूसरे के केस में कोरोजन है तो उसे टार्निशिंग कहेंगे। जैसे सिल्वर टार्निश हो गया, अपनी चमक खो बैठा, समझ आई बात की नहीं। और जबकि आयरन के केस में क्या होगा, कोरोजन ऑफ आयरन। हमारे यहाँ जितना भी आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, साल भर में उसका 1/3 कोरोडेड हो जाता है। अदरवाइज हम बहुत पहले 1937 में ही डेवलप्ड कंट्री बन चुके हैं। तो हमारे यहाँ की जितनी बिल्डिंग बनती है उनकी लाइफ भी कोरोजन से ही डिसाइड होती है। कोई 50 साल चल रही है और हमारे यहाँ हर साल करीब करीब 2 लाख लोग कोरोजन से मारे जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंगों के गिर जाने की वजह से। घर मजबूत क्यों नहीं बनाते? गिरते रहते हैं घर, लोग मरते रहते हैं। ऐसा यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होता, जहाँ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ कोरोजन का प्रोसेस काफी स्लो है। वो लोग नए नए घर तोड़कर इसलिए घर बनाते हैं क्योंकि लोगों को रोजगार दिया जा सके, है ना। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, while corrosion of copper, silver is called tarnishing। उनको क्या कहते हैं, corrosion of silver, copper is called tarnishing, क्योंकि वो सिर्फ अपना लश्चर खोते हैं और खास उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो, मान लो अगर Fe है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बातें करो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एयर भी, मॉइस्चर भी हो, समझ में आई बात की नहीं। थोड़ा सा ऐसे सिर्फ एयर होने से आयरन में रस्ट नहीं लगेगा। आपको मालूम है राजस्थान में कोरोजन का प्रोसेस बहुत स्लो है रस्टिंग का, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर नहीं सबसे है। ज़्यादा साउथ एरिया और सबसे ज़्यादा तेज साउथ में, बॉम्बे में वेस्ट बंगाल गेटेड है, ये सब ऐसे ही गिर जाएंगे, झड़ के गिर जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स है, वो लोहे का बना था, पूरा का पूरा गिर गया, बोल दिया गया लोखंड का मतलब लोहा। Fe2O, तो यदि यहाँ 2 लगाया जाए, ये 3/2, तो क्या ये बैलेंस है, तो हाँ बैलेंस है। अब मैं इसमें पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4Fe और प्लस 3O2, तो ये क्या हो जाएगा, और F2Fe2O, बोलो बात समझ में आ गई। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन एंड दिस इज द डिजायर्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो, रस्टिंग ऑफ कॉपर, तो कॉपर हो और एटमॉस्फेयर से CO2 ले लें और साथ में क्या ले लें, वाटर ले लें।
तो CuOH होल ट्वाइस और CuCO3, इसका नाम है ग्रीन रस्ट। तो हमारे पास ग्रीन रस्ट रखी हुई है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट। अदरवाइज हमारे पास कुछ पेन भी रखे हुए हैं जिनमें कॉपर में रस्ट लग चुकी है, तो आप देख लो कि ये कॉपर रस्टेड कॉपर, इनमें रस्ट लग गई है। देखो कॉपर कहते हैं, मुझको इनाम में मिले थे टॉपर बनने के, आज इनकी ये हालत हो गई। हाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ये है, देख लो जो रखा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डस्ट आ गई कि नहीं। अगर मैं इसको एमरी पेपर से या सैंड पेपर से घिसूंगा तो फिर से प्योर कॉपर आ जाएगा। पेन बचाने के लिए मतलब प्लास्टिक से बचाने के लिए या किसी को दे के सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो दे देंगे किसी को। अब देखो इसको कहेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट। पेन दे दोगे या रस्ट दे दोगे? कॉपर पेन अच्छा हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, इसको क्या कहेंगे बताओ। क्या ये ग्रीन कलर का था, ग्रीन रस्ट, इसे क्या नाम दिया जाएगा बताइए। दैट इज ग्रीन रस्ट। अब जरा देखिए कि मान लीजिए ऐसा बहुत सारा कॉपर में रस्ट लगा लगा नया जमा कर लिया, ये देख लो, बात नहीं करो, ऐसे बहुत सारा रस्ट हमने जमा कर लिया। अब इसको भेज देंगे 100 रुपए मिल जाएंगे। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, कॉपर कार्बोनेट है, यही ग्रीन रस्ट है। तो जो आइटम आपके पास कॉपर के होंगे थोड़े दिनों बाद उसमें क्या लग जाएगी, रस्ट। देख लो मेरी ये बॉटल। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल था, कॉपर होने की वजह से रस्ट। कॉपर सल्फेट का ऐसा क्रिस्टल होता है, वहाँ देखो दूसरे रैक में तीसरे नंबर पे ब्लू कलर का क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट, रस्ट लग गई कॉपर की। हाँ थोड़ा क्रिस्टल देखा था पिछले साल, मतलब रस्ट भी कलर कलर अब इस साल देख लो, पिछले साल कितना चमक रहा था ये 600 रुपए का क्रिस्टल, और आज इसकी हालत देखो 10 रुपए का। हाँ तो इसको हम विनेगर में डालेंगे फिर से चमक जाएगा। ब्लू कलर का क्रिस्टल है और इसमें रस्ट लग चुका है, ये रस्ट है। और ये जो इसमें रस्ट है इसको रेड ब्राउन रस्ट कहते हैं। तुमने कभी दरवाजे सुने हैं क्या? अब ये देखो मान लीजिए कि सिल्वर हो, और सिल्वर में जो एटमॉस्फेयर में सल्फर होता है, ठीक है, तो ये सल्फर से रिएक्ट करके क्या करेगा, मान लीजिए सो इट रिएक्ट्स विद सल्फर Ag2S, ये तो नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, सल्फर ही होगा एटमॉस्फेयर, तो उससे डिस्प्लेस कर हाँ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये रस्ट भी डिफरेंट टाइप से लगती है। प्लस O2 बोला कर देगा, ये देखो। तो अब इसको बैलेंस कर दें या 2 कर दें, सर ये रस्ट SO2 के कारण कैसे लग गई? मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, सुन लें, हमारे एटमॉस्फेयर में जो चिमनी है, तो चिमनी से बोलो कौन कौन सी गैस निकलती है, SO2 एसिडिक गैसेस, क्योंकि सल्फर होता है किसी किसी चीज में तो वो जलता है, CO2 निकलेगा, और N2O5। जरा इधर ध्यान दो बेटा, आप ध्यान कम दे रहे हो, और SO3। तो ये सारी गैसेस क्या हैं, बोलो अभी क्या बता। एसिडिक गैसेस इसलिए ये चिमनी होगी या फैक्ट्री से धुआं निकलता है। अगर मान लो SO3 गैस है, जब बारिश होगी तो बोलो ये क्या बन के गिरेगा, यश, हाँ तेजाब, सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर SO2 है और वाटर बारिश हो गई तो क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड, और N2O5 है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और यदि वो वाटर में हुआ तो HNO3 क्या नाइट्रिक एसिड। बाकी बैलेंस कर लिया जाएगा, बाकी समझ में आ गया, हो गया बैलेंस। सर सबके नाम लिखते हैं। अब जरा देखो CO2 है, और अगर मान लो
बारिश के संपर्क में आया तो क्या पेप्सी बन के गिरेगा? सोडा वाटर सब चीनी मिला के पी ले। तो इस तरीके से ये सारी गैसेस क्या हुई? एसिडिक गैसेस है। क्या हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरीके की गैसेस है? और कोई चांदी की पायल पहन के निकले तो क्या वो काली पड़ जाएगी? तो हाँ, वो टार्निश हो जाएगी। These are एसिडिक गैसेस। तो ये टार्निशिंग है। और ऊपर वाला क्या है? That is rusting. Okay. Now, अब देखिए how to prevent आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ज्यादा चीजें तो हमें हमारे मतलब की नहीं है, कॉपर सिल्वर में हो जाए, लेकिन आयरन एक स्ट्रेटेजिक मेटल है, क्योंकि उससे हमें क्या बनाना है? टैंक बनाने हैं, अपने देश की सुरक्षा करनी है। और अगर उन्हीं में रस्ट लग जाए तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो let us ये सब सीबीएसई की 8th क्लास में सीबीएसई पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ा के आए ना। उसकी वो छोटी बहन है पक्का नहीं पड़ोसी। ओके, ऐसे अननेसेसरी बात नहीं करो, वहां जाके करो, बैठे बैठे फ्री में कर रही है। कष्ट उठाइए, थोड़ा कान में बोल के आइए। जितना वेलकम सौम्या करेगी ना बात करने में, कोई नहीं करता है। आप करो वो उसका जवाब देती है। सर ये Cu + CO2 वाली बैलेंस कैसा है? कौन सी? Cu + CO2 + H2? नहीं, ये बैलेंस सही से करो बैलेंस। तो CuCO3 हो गया, यहाँ 2 लगाओ, अब हो गया। कहाँ? अभी भी नहीं हुआ, Cu 2 लगाओ। चलो नाउ अब ये देखो, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सर तो उधर H तो 2 ही रहा और 4 टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और Cu भी मैं 2 वो मैनेज कर लेंगे, घर की बात है। एक वो ये होगा, एक और चाहिए। वीडियो में ऑटो एक्स्ट्रा ये सब क्या हो अभी गया? अभी कितना हुआ? 2 3, यहाँ कितने होता? 3 जब 5 है, हो गया। ठीक है ना? 5 और 5 हो गए ना? अब देखो, ये हमारे पास चांदी की चम्मच है जो कि काली पड़ चुकी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेहरानगढ़ के किले में आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि टार्निशिंग ऑफ सिल्वर क्या होता है। ठीक है? सिल्वर का क्या तो वहाँ पर चांदी के हाथी का हौदा है, वो मतलब चांदी का हौदा है जिस पर हाथी के ऊपर रखा जाता है ना, तो वो पूरा चांदी का रहता है, वो पूरा काला पड़ चुका है ना। ऐसे और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो उनसे पता चल जाएगा कि क्या ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं आपको कि चांदी है या कोई भी चीज़ें काली पड़ जाती है। तो और बाकी तो आप समझ सकते हैं, बाजार में भी मिलता है ना आपको, एंटीक चांदी के पीसेस मिलते हैं जो थोड़े काले काले होते हैं। इसे विनेगर में डालेंगे ठीक हो जाएगा? हाँ, चमक आ जाएगी। ये देखो, चांदी का सिक्का जो ब्रिटिश इंडिया में चला था, क्या आज वो काला पड़ गया है? ठीक है। सो ये लास्ट हमारे वाइस राय हैं, तो जॉर्ज भी कौन से हैं उनका नाम दिया गया। अब ये देखो, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर में भी इस तरीके की रस्ट लगती है। जैसे हमने ये देखा, ये यहाँ देख लो, ये इसमें रस्ट लग गई है। ये पहले बिल्कुल कॉपर की थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेकिन बाद में इसमें आप देखो अभी ऐसी हो गई। ये रस्ट ही तो है, जब बनी थी तो कोई ऐसी थोड़ी ना बनी थी, कॉपर की थी, बट नाउ इट इज बिफोर आफ्टर मिल जाएगा। ये देखो, ऐसे बिफोर की इमेज बनाई गई होगी, बाकी तो हाँ। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
सभी चीजों में पाइप होती हैं या इस तरीके के कॉइन्स होते हैं, तो वो भी तो रस्टेड हो जाते हैं कि नहीं? कॉपर के कॉइन्स, तो कॉपर के कॉइन्स आप देखेंगे रस्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, कोई बात नहीं, इसी में ही मिल जाएगा। ये देखो, ये पहले वाली कौन सी है? ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बिफोर एंड आफ्टर, Showing pictures that match. देखो ये भी सही नहीं है, देखते हैं। अच्छा, ये सोने की बनाई है तो क्या? आप कोई पहले फोटो ली गई होगी तो ऐसी होगी। और हमारे यहाँ भी जो वो है ना, क्या कहते हैं, वो मुंबई वीटी टर्मिनल की कैनोपी, वो तांबे की थी, अब ग्रीन हो गई। वो पूरी कैनोपी जो बहुत सारी मूवी में आई है, ज्यादातर मूवी में आप देखोगे मुंबई वीटी के सबसे, देखो अभी मैं दिखा देता हूँ, मुंबई सीएसटी कॉपर कैनोपी, ये देखिए। Showing pictures that match. तो ये जो कॉपर की कैनोपी है ना मुंबई सीएसटी की, उसमें देखो वो आज हरी हो गई है। कहाँ है? अभी दिखा दे रहे हैं, ये दिखाएगा तो अदरवाइज नहीं, तो कोई बात नहीं। अभी देखो मुंबई सीएसटी कॉपर कैनोपी रस्टेड में बता देगा वो, तो वो ग्रीन कलर की दिखा देगा। लगता है कोई बात नहीं। मुंबई सीएसटी कॉपर रस्टेड रजिस्टर टाइप ही कर दीजिए सर, सीएससी में कोई दिक्कत हो। मुंबई वीटी कॉपर शेड Here's दिखा some देगा तो pictures आपको that पता match. चल जाएगा। यही है, बस आप ये देख लो, इसके ऊपर का जो है ना, जब कोई बाहर का आता है तो फिर उसको दिखाया जाता है कि ये देखो, ये सबसे ऊपर इसमें जो है, ये तो तुमने देखा होगा ना, मुंबई सीएसटी के सबसे ऊपर की जो कैनोपी है वो कॉपर की है, वो उसमें सब में रस्ट लग चुकी है, जितने ऊपर वाले। हम लोग बॉम्बे में तो मैं रहा हूँ तो मैंने देखा है, तो अब यहाँ नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया। और आयरन की रस्ट देख लो, आयरन रस्ट, Have a look at these pictures. आयरन रस्ट, तो ये रस्टिंग इन आयरन से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं। इससे बहुत जो शिप होते हैं, शिप की जो वो एंकर होती है, पानी में डूबी रहती है, वो सब इसी तरीके से रस्टेड हो जाती है। दिस इज ऑल रस्टिंग इन आयरन, और ये ईटन अप हो जाती है। नाउ सर टेंसाइल मतलब? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि लोड बियरिंग कैपेसिटी, देखो लोड बियरिंग कैपेसिटी। अब जरा देखिए कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम रस्टिंग से कैसे रोकें इस चीज को? गैल्वेनाइजेशन, अलॉइंग, पेंटिंग, प्राइमर। ठीक है, नाउ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी रस्टिंग से रोकथाम के उपाय। देखिए, सो अगर हम आर्टिकल को ग्रीस कर दें, जैसे आप लोग अपने साइकिल के मूविंग पार्ट्स में पेंट नहीं लगा सकते हो क्योंकि फिर उसका मोशन फ्री नहीं रहेगा जो बॉल बेरिंग है, तो उसमें हम लोग ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस तो लगवाते हो कि नहीं, उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग लगा देते हो, तो उससे क्या होता होगा, फ्रिक्शन की भी बात है और फिर साथ में उसमें रस्ट नहीं लगेगा। तो दैट इज ग्रीसिंग, ग्रीसिंग हो जाती है ऑन मूविंग पार्ट्स ऑफ आयरन आर्टिकल्स।
ग्रीसिंग इज डन। क्यों ग्रीसिंग की जाएगी? टू आइसोलेट इट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से बचाने के लिए। एटमॉस्फेरिक कंडीशन। पेंटिंग और अप्लाइंग प्राइमर। प्राइमर जानते हो? रेड प्राइमर होता है और दूसरा कौन सा प्राइमर? येलो प्राइमर। हाँ, रेड प्राइमर किसका होता है और येलो प्राइमर किसका होता है? बिल्कुल सही। रेड वाला तो पीली। जो रेड होगा, लेड, तुम्हें तो हर चीज पता है, तो रेड प्राइमर ये लेड का होता है, कंटेंस लेड। और येलो में क्या होगा? क्रोमियम। तो वैसे Pb3O4 क्या होता है? बोलो, कैसे तुम जानती हो? सिंदूर। सिंदूर। तो Pb3O4 का क्या फार्मूला है? सिंदूर। और ये जो ठीक है, अगर क्रोमियम है तो दैट इज CrO3, ये क्रोमियम है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। तो ये भी एक प्राइमर है। क्या आप ऐसा समझते हैं कि लिग बा सर ना का मग अल जन कर कोनी सन पीदी। देखो ये Fe3 से बचाएगा। और ये जो Cr है ये Fe2+ को रस्टिंग से बचाएगा। जरा ध्यान दें, Pb का काम क्या है? भाई आप कहोगे कि रेड प्राइमर है, तो वैसे है तो ये 3 वाले को ही रस्ट कहते हैं ना, 2 वाले को तो रस्ट नहीं कहते। 3 से जो निकाल के ले आए तो संकट से तो उसने बचा ही लिया। तो अगर तुमने लेड प्राइमर को यूज किया तो क्या वो इसको रिप्लेस कर पाएगा? फिर से समझो, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आइटम में रस्ट लग गया है, ये देखो Fe2O3 रस्ट लग गया और उसमें जिंक हमने डाल दिया। जिंक अगर तुम कहाँ देने चले गए, मैं तो राजा था, मैं दूंगा, हटो तुम, मुझे रेस्ट बनाने दो। तो ये ZnO बना लेगा और Fe को फ्री कर लेगा कि नहीं? क्या Fe फिर से रेस्टेड पोजीशन से फिर से चमकदार बन गया? अगर जिंक का तुमने कोटिंग कर दी तो तुमने अपने आयरन को जिंदा कर लिया। इसीलिए जो बाहर सरिया बिकती नहीं है मकान बनाने के लिए, उसमें वहाँ मजदूर हाथ से लेके पोता करते हैं जिंक, और इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? वो हम लिखने जाने, गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कोटिंग ऑफ जिंक। क्योंकि क्या जिंक ऊपर है और जिंक तो उनको दोनों से निकाल ले जाएगा। यहाँ Fe3+ भी है, दोनों से हटा ले जाएगा। तो जिंक की कोटिंग को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और ये इसका इक्वेशन है। तो 3 और 2, बोलो, बात समझ में आ गई? और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? गैल्वेनाइजेशन, यानी कोटिंग ऑफ जिंक। कोटिंग ऑफ जिंक सॉल्यूशन। जिंक का कोई सॉल्यूशन बना लिया हमने और फिर उसको उसमें कोट कर दिया। बोलो, बात समझ में आ गई? जिस चाहिए। अब कुछ लोग जैसे ध्रुवांशी टाइप है, वो कहते हैं कि भाई Fe2O3 है और इसमें हाइड्रोजन गैस का स्प्रे कर दो, चमकदार बनाओ। चलो यही है, H2O और साथ में ये Fe है, Fe अलग, हाइड्रोजन गैस के स्प्रे से चमकदार बना। देख लो सर, ये हाइड्रोजन Fe को कैसे रिप्लेस? ये देख लो, जैसे कभी कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर, मान लो कॉपर कहाँ पे है? नीचे है, यहाँ हमने कॉपर अभी नहीं दिखाया। और कॉपर में अगर ऑक्साइड आ गया, लोग उस पर हाइड्रोजन गैस, इसको खूब लाल करते हैं, रक्त तप्त कॉपर, रेड हॉट कॉपर ऑक्साइड, उस पर हाइड्रोजन गैस डाल दी तो वो लोग क्या बन गया? कॉपर को जिंदा कर लिया। सही है, कॉपर को भी जिंदा कर लो। अगर हाइड्रोजन गैस का इसमें मैं स्प्रे कर दूं तो कॉपर। अच्छा, ब्लैक से रेड। ये ब्लैक कॉपर होता है ना, CuO, और उससे हमने क्या बना दिया बताओ? उसको बिल्कुल रेड ब्राउन शाइनी बना दिया। ऐसे आयरन को भी कर सकते हो। अदरवाइज ये हाइड्रोजन का भी प्रोसेस। हाँ बोलो, पूछोगे तो बता। पेंटिंग लिखो ना, तुम पूछती क्यों? बगल वाले से क्यों पूछती हो? पैसा यहाँ देती हो, पूछती हो वहाँ। यहाँ
जवाबदारी हमारी है। सर सबसे सस्ता मेथड कौन सा है? सबसे सस्ता मेथड है जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। अच्छा अब जरा देखो, मैं प्राइमर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेड भी Fe3 से ऊपर है ना, लेड भी ऊपर है कि नहीं। अभी मैं पूरा लिख दूँ आई तो, और फिर फे है कि नहीं, तो 3 से तो ऊपर है ही है, 3 से जो निकाल ले जाए, क्योंकि जो रस्टिंग है क्या वो Fe3 है, क्या वो आयरन 3 ऑक्साइड है, बोलो। तो 3 से हटा दो, रस्टिंग हट गई। तो क्या लेड ऐसा करने में समर्थ है? और बोलो क्रोमियम भी ऐसा करने में समर्थ है। तो चाहे तुम क्रोमियम का प्राइमर करो, बाजार में येलो कलर का प्राइमर है, किसी का गेट येलो पुताओ, तो इसका मतलब है अभी वो उसको पुतवाने का इच्छुक नहीं है, अभी उसने ऐसा करके छोड़ दिया है कि 10 बारिश तक हम इसको ये देखेंगे कि बाद में करेंगे, सस्ते में काम चला लिया। क्योंकि पेंट 100 रुपये लीटर है, प्राइमर 50 रुपये लीटर है, तो क्यों ना हम प्राइमर करा लें। बोलो बात समझ आ गई? हाँ Fe3 के ऊपर जितने भी है वो भी तो डिस्प्लेस कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। अब सस्ते वाले में हमने क्या देखा बताइए, ये देखा क्रोमियम देखा, दूसरा क्या है लेड है, तो लेड का भी प्राइमर होता है, जहाजों में कई जगह लेड का प्राइमर किया जाता है। क्रोमियम कर सकता है, फिर लेड। क्रोमियम से भी कर सकते हैं, क्रोमियम थोड़ा महंगा, लेड है। तो जो पेंटर है ना, सरकारी पेंटर एयरफोर्स में, एयरफोर्स में तो सरकारी पेंटर हैं, तो उनको दूध पीने को मिलता है, क्योंकि जो लेड है, लेड के बर्तन में पानी पी पी के पूरा महान रोमन साम्राज्य मर गया, लेड इतना जहरीला है। बात समझाएगी? लेड के सिक्के कुछ दिन पहले दिखाए थे कि नहीं, हम हाथ धुलाना भूल गए थे आप लोगों से। तो ये जो हमारे पास लेड के सिक्के हैं, ये रखने की नहीं, भारी भारी। मैं कभी बार खाना ना भूलता हूँ खाना खाने से पहले। सर आपकी एक ये देखो, एक गलती से कितने लोग मारे जाएंगे। ये देखो लेड के सिक्के हैं। मतलब इसमें ऐसा क्या होता हैं? है? लेड इज ए हैवी मेटल। जो भारी मेटल है, जितने भी नीचे की तरफ पड़ गए, उनको कभी भी छूना तो हाथ धो लेना। हैवी मेटल्स आर, दीज आर नॉट गुड फॉर अवर बॉडी। फिर तो मरकरी मतलब अगर हमने हमारी बॉडी में वो रिएक्शन, जैसे लेड सबसे नीचे 14वें ग्रुप में, 14th ग्रुप में। सर मरकरी भी होगा ना? मरकरी मरकरी का तो, मरकरी का एक ट्रेस, मरकरी ने कई बार आप लोगों को हिलवाया ना, एक ट्रेस भी जीभ में रख दो, 3 महीने बाद मौत है। कई बड़े वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। क्या रख दो? हल्की सी एक ड्रॉपलेट या एक वेपर भी चली जाए आपके अंदर, हाथ में लगा, तुम सोचो कुछ टच नहीं हो रहा है और चाट लिया, तो फिर ये 3 महीने के बाद तो जान भी कोई नहीं पाएगा कि हमने आत्महत्या की। अरे ये बहुत किसकी मरकरी महीने तक रहोगे तुम पहले। मरकरी दिखाया आपको कि नहीं? इसमें से एक ड्रॉप भी अगर तुम्हारे हाथ में दिखेगा भी नहीं क्या है कि नहीं, और जीभ में लगा लिया, कमाल हो जाता है। आगे की बात करें, सो पेंटिंग, इफ वी पेंट द आर्टिकल, पेंट में पिगमेंट्स होते हैं, कलर होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्रोमियम या लेड तो होगा ही ना, पिगमेंट्स अलग होंगे, तो वो ले लो या फिर प्राइमर कर दो। सो बाई पेंटिंग और बाई अप्लाइंग प्राइमर वी कैन, उसमें भी वही रिएक्शन होगी। लेकिन लेड कैसे डिस्प्लेस करेगा? मैं वो पूछ लेड ऊपर है ना, Fe2 में बदल देगा, ठीक। वो 2 में बदल पाएगा बस, 3 तक में उसकी कैपेसिटी नहीं है कि इसको कुछ कर सके, कर पाएगा। हाँ आपने कहा ना कि जो भी ये नीचे वाली लाइन के जो भी मेटल जिनको छूने के बाद हाथ धोना होता है, इसमें गोल्ड भी आता है। गोल्ड भी आता है, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत सॉफ्ट मेटल है या उनमें से उसके पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, उनमें क्या होता है कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो वीक है, कुछ में मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती है। जैसे तुम लेड हाथ में लोगे, हमेशा हाथ काला पड़ जाएगा, गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग पे भी होता है। समझ में आ गई ना बात? नहीं? अच्छा फैन ऑफ करो। नहीं चलना। गोल्ड क्या है, एक कुछ और भी चीजें होती है, जैसे लेड बहुत रिएक्टिव है। लेड कहाँ आ रहा है बताओ? यहाँ आ रहा है। अब गोल्ड कहाँ आएगा? सबसे नीचे। अगर तुम्हारी बॉडी में गोल्ड, कुछ लोग कहते हैं नहीं गोल्ड वाली मिठाई दो, हम तो गोल्ड खाएंगे, सिल्वर चांदी के, क्योंकि वो हमारी बॉडी में बिना रिएक्शन किए ही नीचे से निकल जाएगी। और जो ये लेड है, ये तबाह कर देगा अंदर। क्या बोलो किसको किसको डिस्प्लेस करना है, वो डिस्प्लेस के चक्कर में पड़ जाएगा। कहता मैं तो बड़ा रिएक्टिव हूँ। और जो ऑफ है, पर्टिकल ऑफ, एयू लास्ट में है कि नहीं, वो चुपचाप बैठा रहेगा, कहेगा निकलने का इंतजार करेगा।
तो गोल्ड की मिठाई भी खा लोगे 600 रुपए की, तो वो कुछ करेगा नहीं बॉडी में। 600 रुपए की 100 ग्राम मिलती है, कई जगह दिल्ली में मिलती है 6000 रुपए की। समझ में आ गई बात की नहीं? कुछ नहीं, कुछ गोल्ड का वर्क होता है, तो आपने देखा ही होगा। आप समझ गए ना? तो हैवी मेटल में भी अगर वो एक्टिव है, इफ इट इज एक्टिव देन इट इज हार्मफुल, और अगर मान लीजिए एक्टिव नहीं है तो हार्मफुल नहीं। ठीक है, तो अब ये देखो, सो बाई बात ना करो, बाई अप्लाइंग पेंट। एक चीज दिखा देना है, आप लोगों ने कहा तो इस थोड़ा सा देख लो, ऐसी बात आई है तो कोई बात नहीं, नहीं जानकारी। रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद लेड, अच्छा, किस तरीके से लेड में डिसॉल्व होगी, बस इतना देखो। टर्निंग लेड इनटू गोल्ड। ये अच्छा, देखो, इसीलिए शायद गोल्ड कड़क नहीं बनता। सर गोल्ड कड़क किस वजह से बनता है? क्या गोल्ड कड़क यहाँ पर सिल्वर कलर का होता है दोनों साइड से, कहीं से भी गोल्ड इसमें नजर नहीं आ रहा, और जो हमारा टुकड़ा था उसको गोल्ड का टुकड़ा नहीं था, और हमने खूब कोशिश कर ली, लेकिन इसमें जो गोल्ड नजर भी अब नहीं आ पा रहा है। लेकिन गोल्ड मिलेगा तो ये देखो, कोई नहीं क्या वैसे देखो मरकरी के मून की तरह लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर ये मरकरी है। बिल्कुल। ये देखो यार, वो कॉइन है वो इसके अंदर अभी मरकरी डाल दिया उसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। एक दिन हो गया है, लेकिन गोल्ड अभी देखा था ना आपने सिक्का, वो भाई साहब खराब वो डिसॉल्व हो जाएगा उसी में। अरे यार, इसकी जो पूरी की पूरी जो सरफेस है वो देखो किस तरीके से शाइनी हो गई है, एकदम भाई दिख रहा है। ऐसा होता नहीं है। तो गाइस जो गोल्ड फॉइल थी वो सोने में डालते ही, यानी कि जो मरकरी है वो गोल्ड की सरफेस पे तो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। ये देखो, सोना चलो गोल्ड खत्म, अब इनको रखते हैं साइड में, है ये भी एकदम प्योर 100% प्योर है, और साथ में 99% ऑलमोस्ट 100% प्योर है, और साथ ही साथ हमारे पास में आधे ग्राम गोल्ड फॉइल विद मरकरी, वो दिखा देगा। ये देखो, इसमें देखो, ये देखो गोल्ड फॉइल की सर्टिफाइड ये लाया है। गोल्ड वर्क है जो कि मिठाई वगैरह पे लगाने के काम में, किसके साथ में भी रिएक्शन नहीं, तो गोल्डन ये देखो गोल्डन फॉइल निकाल ली। इसको भी निकाल लेते हैं। इस पन्नी के अंदर है सोना, और यहाँ पर आपके सामने आ गई है लीव्स, इसको हटाते हैं। इसके अंदर है ये पेपर, और मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर पेपर के नीचे ये सोना है, ये है 24 कैरेट गोल्ड, जो कि मेरे हाथ पे लग चुका है। लगा करके खाते हैं, ये खाने की चीज है एक्चुअली में, शुद्ध शाकाहारी में लिखा हुआ पैकेट पे, लेकिन आप जो भी खाते हैं बड़े ही पैसे वाले लोग हैं, हम जैसे आम आदमी के लिए ले लेते हैं। तो ये देखो, अब इसमें मरकरी डाल देगा एक ड्रॉप, तो डिसॉल्व हो मरकरी जाएगा। जो है ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो इसके ऊपर इसको डालता हूँ। कैसे? समझ में आ गया? क्या हुआ? ये देखो, फिर से रूम देखो। टेम्परेचर पे खा गया लिक्विड होता है, इसको ऊपर इसको डालता हूँ। और गाइस, डिड यू सो स्लोमो में देखने का है। अब ये देखो, रेड प्राइमर एंड येलो प्राइमर, जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा बोलो? सो दैट इज पेंट, ठीक है? Paint isolates iron article from atmosphere, hence prevent it from rusting. Paint या primer थर्ड पॉइंट है isolate articles from atmosphere, hence prevent it from rusting. एकलव्य थर्ड मेथड बताओ, बोलो। यश है अलॉइंग। अगर मान लो कभी आपने लोहे के बर्तन में खाना खाया, हाँ, लोहे में नहीं।
थोड़ा सा कोयला मिला दो, स्टेनलेस स्टील है, और पानी पियो मजे से। 0.5%। 1 किलो लोहे में 1 ग्राम कोयला मिला दो और तुम्हारे घर में स्टेनलेस स्टील है, उसमें स्टेन यानी कभी दाग ही नहीं पड़ेगा, नाम ही पड़ गया स्टेनलेस, बिना दाग वाला स्टील। एलॉइन समझ गए? तो अगर तुमने लोहे में क्रोमियम और निकिल मिला दिया तो क्या बन जाएगा? थोड़ा थोड़ा, इतना इतना। निकिल और क्रोमियम तो देखा है, तो बोलो अगर ऐसा तुमने मिला दिया, ये निकिल है और ये इसी तरीके से क्रोमियम भी होता, देखो निकिल लिखा है, ऐसा निकल होता है। ये भी महंगा है क्या? ये कुछ नहीं, ये तो 700-800 का है, महंगा नहीं। ये महंगी महंगी इस कमरे में ही 13 लाख का सामान है। सर क्या बात कर रहे हो? मतलब अभी एक चोर आएगा भागते हुए, उसके लिए काम करेंगे। ये देखो, निकिल देख रहे हो? इसको तुमने आयरन में मिला दिया तो क्या होगा बोलो, बताओ। अरे हाँ? कुछ नहीं, निकिल है, अगर इसको आयरन में मिला दिया तो गैस चूल्हा बनेगा। ओ मेरे को भी एलॉइन, तो गैस चूल्हे में कभी डस्ट लगती है बोलो? तो अगर मान लो कार्बन मिला दिया तो ग्लास बन जाए, निकिल और क्रोमियम सर ये मिला तो दिया रिएक्शन नहीं करेगा ना? तो गैस चूल्हे वाला बन जाएगा। कुछ नहीं, इसकी भी रिएक्शन हो जाती है, वो जो हम लोग उस दिन कर रहे थे ना कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट से भी तो ये ऊपर है, निकिल ऊपर नहीं है। ये देखो, ठीक है? मतलब कुछ जहर वहर तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं, निकिल अच्छा मैं है। हाथ ही धो लूंगी। देखो निकिल के बर्तन में तो बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब भी आते हैं। एलॉइन, और कभी भी तुम जाते हो पूछते हो कि ये जो हम बाइक खरीद रहे हैं तो क्या इसके व्हील में रस्ट लगेगा, वो बोलता है क्या बात करते हो साहब, ये तो एलॉय है साहब। अच्छा एलॉय है, ठीक। इतना सुनते ही आपको एश्योर हो गया कि अब तो रस्ट जिंदगी बनने लगी। एलॉय का मतलब है इफ टू डिफरेंट मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स आर मेल्टेड कूल, उनको पिघला के जमा दिया गया है, इट इज ओनली ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड नोन एज एलॉय एंड इट इज ऑलवेज नॉन रस्टिंग इन ऑल एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। रैंडमली कोई भी तो करता है, किसी को भी मिला दो। वास्तव में ये जो गुलाबी वाले हैं उन्हीं को आपस में मिलाया जाता है। ओ ये आप आयरन है, ये बीच की ये एलॉइंग होती है क्योंकि सबका रेडियस एक जैसा है। 3 to 12 ये जो बीच के 40 हैं ये आपस में एलॉय बनाते हैं। इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण तत्व, जिसको कि हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि डिलीटेड हो चुका है। चल, सो इफ आयरन इज एलॉयड विद, क्या किया जाए बताओ? नहीं ऐसे कुछ नहीं, किसी से भी निकल एलॉयड विद अदर, किसी मेटल के साथ कर दिया जाए या फिर किसे किया जाए? नॉन मेटल। देन उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब किसी न किसी से कंबाइन हो जाएंगे, फिर वो इनर्ट हो जाएगा। सर आयरन तो कैसे नॉन मेटल के साथ करेंगे? कार्बन, कार्बन से बनाओ तो गिलास में पानी पियो, स्टेनलेस स्टील, समझ में आया? सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि Fe और प्लस कार्बन 0.5% तो क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील। और ये बताओ Fe में निकिल 1% डाल दिया, क्रोमियम 1% डाल दिया तो क्या बना? गैस चूल्हा। गैस चूल्हा रिपेयर करा लो, समझ में आ गई बात? सो दिस इज देन इट बिकम्स इनर्ट। क्रोमियम गैस है, क्रोमियम मेटल है, जैसा निकिल है यही है क्रोमियम, समझ में आ गया? निकिल और क्रोमियम एक जैसे दिखते हैं। अगला देखो 4th। नाउ दिखा देंगे भी होगा तो। सर इसमें अमाउंट कितनी डालनी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, ये फिक्स्ड होता है? हाँ हाँ, एलॉय में ऐसा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं, काम जितने चल जाए। अब चौथी चीज है गैल्वनाइजेशन, गलवानीकरण। इफ आयरन आर्टिकल्स, जैसे पाइप है तो लोहे के पाइप को अगर मैं जिंक से पेंटिंग कर दूं तो मेरा नल बच जाएगा, नहीं तो उस पर रस्टिंग लग जाएगी और तो वो बदलवाना पड़ेगा। तो इफ आयरन आर्टिकल्स आर
कोटेड। सबसे पहले जब मैंने मकान खरीदा तो यही काम किया कि हमने जिंक सोल्यूशन से उसकी कोटिंग की, जब रस्ट हट गई तो प्राइमर लगाया और उसकी लाइफ अभी तक बनी हुई है, बिल्कुल अब नल खराब नहीं। ठीक है, नहीं तो उसको खुदवाओ, सब ठीक कराओ तो अच्छे अच्छे मार्बल सब खराब हो जाए। तो हमने उसको जो जो एक्सपोज्ड पार्ट था उसमें यही किया। पहले रस्ट हटाओ ना, तब फिर पेंट लगा दो। तो उनमें हमने क्या कर दिया, कोटेड विद जिंक सोल्यूशन, इससे कर दिया। उधर दिखाया कि नहीं, जिंक सोल्यूशन, देन रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। जो हमारे यहाँ रशिया से इंजन आते हैं, एरो इंजन, वो 15 साल बाद खुलते हैं और सब लोहे के होते हैं। उसमें ग्रीस ऐसे मशीन से भरी रहती है कि उसको निकालना तक मुश्किल हो जाता है, ग्रीस सूख जाती है। समझ में आया? हम लोग तो एयरफोर्स में काम किए हैं 23 ईयर्स तक, तो उसको निकालने में फिर किसी तरीके से पेट्रोल से धुलाई होती है, ब्रश से क्लीनिंग होती है। और जो आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड टेक्निक देखी थी ना 9th में, वाइब्रेट कराना, उससे वाइब्रेट होता, सारा धुल जाता है ग्रीस, ऐसे निकल। ये कई दिन का प्रोसेस, 15 साल तक ग्रीस में रहता है, और जब निकलता इंजन तो वैसा ही चमकदार। 15 साल के बाद क्यों नहीं करूं? मतलब पड़ा हुआ इंजन, हमने पार्ट मंगा लिए भ्रष्टाचार के तहत, 2 चाहिए 10 मंगा लिए, क्योंकि अब जब पैसा है। तो वो चीज सरकारें किया करती थी पहले वाली, अब काम पड़ा नहीं तो पड़ा ही रह गया। अब जब काम आए तब ये चीज होती है। अब देखो, सो व्हाट डज इट मीन बाय डेंसिटी? जो ऑयली फूड आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, आइटम्स, वो अगर मैंने खुले में रख दिया तो क्या होगा? आपको किसी को मालूम है जो ऑयल्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने कभी पढ़ा था CH3, ये मिथाइल होता है, क्या मालूम है कि नहीं? मीथेन में अगर एक हट गया तो मिथाइल या कुछ भी हो, और CHO ग्रुप होता है उनमें। उनमें कौन सा ग्रुप होता है? CHO। वो काफी अच्छे महकते हैं ऑयल्स, CHO। कभी किसी ने ये चीज पढ़ी है और इसका नाम कोई भी जानता है आप में से? विनेगर, एसिटिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड। इसको सिरके में, चाउमीन में डाल के खाया जाता है ना। तो विनेगर का टेस्ट भी किया होगा आप लोगों ने, कई चीज नहीं होता है, डालता जरूर है वो विनेगर, रखा जरूर होगा। जब कभी भी चाउमीन बनाएगा बाहर जाके खा लेना, एसिटिक एसिड है, एक टेस्ट है विनेगर का, लोग इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज फूड में विनेगर पड़ता है, ये हमारे पास भी रखा, टेस्ट करना है। सर बहुत गंदा टेस्ट होता है सच में। ये देखो स्मेल कर दो, चाउमीन वगैरह में डालती हूँ। चाउमीन। मैंने एप्पल विनेगर, मैंने इसको एक घर में भी है मेरे, मत करना। ये खाने मैंने कर रखा है, मैंने एप्पल विनेगर और ये चटनी है एप्पल विनेगर। मतलब ये विनेगर है लेकिन खाने में नहीं होता। एकदम खाने में कुछ ज्यादा चटपटा है। बहुत सारी रेसिपी। अरे चटपटा से अर्थात तो जो ये स्मेल आई है, यही स्मेल खाने का आइटम बहुत दिन तक रख दो तो अचार में से आने लगती है। पापड़ तल के रख दो तो यही स्मेल आएगी जो इसमें थी। तो मेरा कहने का मतलब है, ये देखो, ये फैट है, ये क्या है, और ये है एसिड बन गया। HF अलग हो सकता है इसमें। तो फैटी जो होते हैं, फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, या ये कह सकते हो एल्डिहाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कैसा है? फैटी एसिड्स। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये कड़वा हो जाएगा। इसको अगर टेस्ट करके देखो, इट टेस्ट बिटर एंड स्मेल फाउल। ये चखने में कड़वा होगा, वो चिप्स खाओ, मैं लेस खोल दूं, वहां पैकेट रख के इनाम में किसी को दूं 10 दिन बाद, तो कहेगा इट टेस्ट बिटर एंड अनफिट टू ईट and it is unpleasant to eat. So the item is said to be rancid. उसे क्या कहेंगे? क्योंकि चूंकि उसमें ऑयल था
और ऑयल एल्डिहाइड होता है, लेकिन हवा लगने से क्या इसका ऑक्सीडेशन हो गया? चेक करो, क्या एक ऑक्सीजन जुड़ गया? तो इफ ऑयली आइटम्स बिकम ऑक्सीडाइज्ड देन दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम एल्डिहाइड्स टू फैटी एसिड्स। तो किसमें बदल जाते हैं? लिखो इस बात को। सो इफ ऑयली फूड items are prolonged exposed to atmosphere, then ये जो ऑयल है becomes, वो क्या हो जाएगा? oxidized and get converted into, get इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये देख लो C3H7CHO, ये 4 कार्बन है। कभी हमने आपको ये बताया है कि 3 का एक है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसा कुछ बताया? तो 4 होंगे तो ब्यूट है। तो ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा? बटर है हमारे पास। वैसे ये अमूल बटर है, अमूल बटर का फार्मूला। CHO भी है ना सर? हाँ, CHO रहेगा। लेकिन यदि तुमने बटर खोल करके बाहर रख दिया, सोचा परसों अब इसका हम ब्रेड सैंडविच बनाएंगे, तो मजा लेना रेंसिडिटी का। C3H7COOH, ये अब रेंसिड बटर हो गया, कड़वा बटर। और अगर उसे आपने खोल कर फिर रैपर अच्छे से नहीं लगाया तो फिर रेंसिड बटर का मजा लो, कड़वे बटर। और नहीं तो मीठा ब्रेड खाओ, मीठा मक्खन। तो मीठे मक्खन और कड़वे मक्खन में जो अंतर है वो खुले के वजह से। नाउ बिकम्स ऑक्सीडाइज एंड गेट कन्वर्टेड। ये ऑयल किसमें कन्वर्ट हो गया? ये बटर है, बटर बोलो या ऑयल, अब किसमें कन्वर्ट हो गया? क्या ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया? ये देखो, तो ऑयल और फैट गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, इनटू फैटी एसिड्स। इट टेस्ट्स बिटर, ये टेस्ट्स बिटर। सिर्फ इतना नहीं, एंड स्मेल फाउल। दीज आर अनफिट टू ईट, अनफिट टू ईट। द फूड आइटम बिकम रेंसिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फूड। ठीक है, इस कॉल्ड रेंसिडिटी। जिसे पूरा ना लिखना हो कि ये सब क्या लिख रहे हैं, तो इतना लिखने में भी पूरे नंबर पाए। The food has become rancid and the process is called rancidity. अब जो इतना ना लिखना चाहे तो लिखो ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें कई एमसीक्यू बनते हैं, इसलिए हमने पूरा लिखा दिया बीच बीच में कि बोलो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, तो बोलना फैटी एसिड में। ऐसे कर करके बनते हैं, समझ में आया ना? तो और लेकिन डेफिनेशन है तो सिर्फ इतना लिख देना, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फूड आइटम्स इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ये बात हो गई। प्रिवेंशन ऑफ मेथड, रोकथाम के उपाय। तो मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन लिखो। हम जिस लेस के पैकेट में नाइट्रोजन से फ्लश कर दें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वही सबसे ज्यादा अबंडेंस में है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या नाइट्रोजन है। इसका मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, किसी को भाव नहीं देती। तो अब हम पहला क्या करें बताइए कि फ्लशिंग द नाइट्रोजन गैस बिफोर सीलिंग। पैकिंग करने से पहले क्या करें? फ्लश कर दें, तो उससे ऑक्सीजन निकल जाएगी। जब नाइट्रोजन डालोगे तो क्या ऑक्सीजन निकल नहीं जाएगी? और नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, तो फिर वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा कि नहीं? अंदर नाइट्रोजन भरी है, ऑक्सीजन होगा तो रिएक्ट कर जाएगी, और ऑक्सीजन हटा दोगे दूसरी गैस डालोगे तो ऑक्सीजन तो निकल ही जाएगी ना। सो फ्लशिंग ऑफ N2 in packaging during
पैक सीलिंग ऑफ चिप्स। तो ऐसा करने पर हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, So chips या any packed item. कोई भी जो ऑयली फूड है उसके भी हम कर देंगे। और दूसरा क्या है, कभी तुमने ऐसे अखरोट देखे हैं कि जिनमें बिल्कुल वैक्यूम सीलिंग है, पूरी हवाई निकाल ली जाती है, ऐसे भी तो पैकेट आते हैं। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वो बिल्कुल फ्रेश और क्रिस्पी रहेंगे। तो वैक्यूम सील भी बहुत आ रहे हैं आजकल, नहीं? हाँ. वेजिटेबल्स। वैक्यूम सील। So if O2 is removed, ऐसा किसमें किया जाएगा, जैसे ऐसे नट्स और नट्स में अपना नेचुरल ऑयल खुद का होता है। क्या तुमने कभी ये पढ़ा है कि अखरोट खाने में कड़वा लग रहा है? हाँ. क्यों कड़वा लग रहा है? क्योंकि उसमें तेल था, वो ऑक्सीडाइज हो गया और इसलिए आज वो अखरोट कड़वा हो गया। और तेल ना होता तो कड़वा होता? जहाँ ऑयल है वहाँ कड़वाहट, वहाँ एसिडिटी है। मैंने अखरोट वैक्यूम सील देखा है, देखा है ना? बादाम तो वो फ्रेश होगा क्योंकि O2 निकल गया। अब जरा देखो, इफ O2 इज रिमूव्ड एंड पैक इज वैक्यूम सील्ड, देन जो भी आपके आइटम्स हैं विल रिमेन फ्रेश अंटिल इट इज ओपन। रिमेन फ्रेश until opened। और रेफ्रिजरेशन, अगर तुम अचार को बाहर रखोगे जल्दी खराब होगा, फ्रिज के अंदर रख दो तो उसके अंदर डेंसिटी नहीं हो पाएगी, यानी उसके ऑक्सीडेशन के लिए थोड़ा हीट चाहिए। हीट ही ना दो तो क्या ऑक्सीडेशन होगा। तीसरी चीज क्या है, रेफ्रिजरेशन। फ्रिज पर अचार को कहाँ फर्क पड़ता है, वो तो लॉन्ग वो है ना। लॉन्ग होगा, लेकिन मान लीजिए अचार को हमने तेल में डुबो कर रखा और तेल ही कड़वा हो गया। एक होता है फंगस अटैक और एक है तेल का कड़वा होना। तो तुम एक अच्छा मीठा अचार भी तो खाना चाहती हो कि कड़वे तेल का अचार खाना चाहती हो? अचार मीठा का सुन लो, अगर तुमने अचार को सिर्फ ऐसे ही ओपन में रख दिया ना, वैसे तो उसको साल्ट से भी प्रिजर्व करते हैं, आधा आधा किलो नमक पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर तुमने ओपन में रख दिया देन इट इज वेरी प्रोन टू गेट ये मतलब फंगल अटैक, उस पर फंगस आ जाएगी। तो इसलिए अचार को हमने नमक से भी प्रिजर्व किया, फिर तेल भी डाला। तो सबसे पहले अगर तुमने उसका ढक्कन खोल दिया तो रेंसिडिटी का कमाल देखो, तेल तुम्हारा कड़वा हो गया। और फिर उसके बाद बाकी धीरे धीरे अचार है, तो अगर आपका तेल कड़वा हो गया तो अचार खाने में तो अच्छा नहीं लगेगा ना, पुराना लगेगा। तो इससे अच्छा क्या करना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन। नाउ रेफ्रिजरेशन, सो इफ ऑयली फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन कूल प्लेस, तो ऑयली फूड आइटम को स्टोर्ड अंडर कूल कंडीशन। सर कभी ऐसा हुआ है सरसों का तेल से अचार कड़वा हो गया है? सरसों का तेल हो, कोई भी तेल हो, कड़वा हो ही जाएगा। हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि खट्टा खाने वाले हैं उनको पता ही नहीं चलता कड़वा भी हो गया तो क्या हुआ। कट्वाम लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राज्य सस्येष्टा दुख शोका मधुरा। कड़वा अम्ला, कट अम्ल, लवण अति उष्ण, ज्यादा नमक खाते हैं, बहुत गर्म खाते हैं, तीक्ष्ण तीखा खाते हैं, रुक्ष रूखा सूखा ड्राई करा फिर फ्राई किया फिर ये किया, विदाहिना दाह कारक खाते हैं। ऐसे लोग राजसी बुद्धि वाले होते हैं। भाई 3 तरीके का खाना है ना, राजसी आहार, सात्विक आहार और फिर इसके अलावा तामसी। तो रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार राज्य, ये जो है सात्विक प्रिया, जो रस युक्त है, जैसे खिचड़ी हुआ, दलिया हुआ। और जो यात्यामम गतरसम पूतिम च परियुषितम च तो चिष्टम पिचा मध्यम भोजन तामस प्रियम, जो सड़ा हुआ खुला हुआ आधा पका हुआ खा लें, ऐसा तामसी लोगों का। खट्टी मिठाई अरे खा लो, सिरज लो। खट्टी मिठाई, मिठाई थोड़ी खट्टी हो गई तो क्या हुआ, अरे फेंकी थोड़ी जाएगी, चलो खा ही लो, ऐसा तामसी लोग किया। चलो हम लोग देख रहे हैं रेफ्रिजरेशन। इसके अलावा सील पैक, तो अगर आप सील्ड कंडीशन में रखो तो क्या होगा बताओ, तो भी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सो सील पैकिंग, इफ आइटम्स ऑयली आइटम्स आर, जो एक जिप पैकिंग नहीं जानते हो,
तो वो क्या मिक्सचर होते हैं तो सील जिप बंद नहीं कर देते हैं उसका, उसकी हवा निकालते हैं सबसे पहले, कि ऐसे ही जिप बंद कर देते हैं, पहले हवा निकाल देते हैं कि रेंसिड ना हो, तो अंदर से हाथ ऐसे मारते हैं, हवा निकली फिर जिप बांध दिया। सो अच्छा, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट, पांचवी चीज क्या है? यस, ये सही बता रहे हैं, सेंसिटिविटी, दैट इज यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जो ऑक्सीजन की खपत कर ले, ऐसे आइटम मिला दो उस खाने की चीजों में पहले से ही कि अगर ऑक्सीजन आसपास भी है तो उसको कंज्यूम कर ले। एंटीऑक्सीडेंट, हल्दी, यूजिंग नमक नहीं होता, हल्दी होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाए तो उससे क्या होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगी और ऑयल हमारा मीठा रहेगा। तेल मीठा होना चाहिए, कड़वा हो गया तो रेंसिड होगा। सो दैट इज इफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, लाइक टर्मरिक या फिर दालचीनी का भी यूज किया जाता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट मैंने एक बार ऐसी खाई थी, मम्मी ने बोली। यूज्ड, ठीक है, या एडेड मैंने भी खाना मसाला इसको, ठीक है, मसाले या जब वो बनते हैं छोले तब दालचीनी डाली जाती है, ठीक है। ये देख लो, हम तो पौधों में घर में खूब उसका पाउडर डालते हैं, उससे कीड़े नहीं लगते। बिल्कुल सही है। ये देखो, दालचीनी पौधे की छाल है बाहर, दालचीनी, ये देखो, ये दालचीनी दिखाई पड़ गया, पौधे की छाल है बस। चलो, ये हमारे 5 डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, now define corrosion and write 3 equation for it. List 4 methods of prevention. सब पूरा हो गया। सिर्फ लिखना है नाम। हाँ, सर अब नेक्स्ट में ले लेना बाकी का। सर अब बेचारे बच्चे को सर इसके बाद आप करो define density and list 4. कहीं पार्टी में जाना है क्या? नहीं, सृष्टि को जाना है क्या, कुछ मूवी देखने बोला ना, अभी बोला। नहीं सर, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो। हाँ नहीं, फिर वहाँ से कब आओगे? हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं। 9 बजे। 9 बजे। सर 9 से 9:30 की क्लास रख लो। 10 मिनट में देख आओ, फिर पढ़ लेना। निखिल किसके पास है? सर इसके बाद 12 पढ़वाओगे? इससे बढ़िया दे दिया? सर डिफाइन तो नहीं करना है ना प्रिवेंशन मेथड। गुरुवार। सर इसके बाद 12 मत पढ़वाना ना, ठीक है। 5:30 छोड़ दो। हाँ, 2 क्लास हो गए। हाँ, ऐसे भी बहुत हो गया। ये लो। सुबह भी 8 9 नहीं, सुबह 8 इसको पढ़ो। 8 तो 9 के लिए शाम को नहीं ना, हमें है शाम को है भी है हमें सर हमारी को नहीं रखनी चाहिए। कब? हाँ, मैंने जल्दी की अभी? करो दिन छोटा वाला आपकी इच्छा है, हम तो क्या कितने बजे तक पढ़ना है? शाम में आई 4 तो वो अंशिका तो कही हमारी 6 से आगे रख लो। वो तो बोल रही ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि सर आपने सर बहुत होमवर्क है हमारे भाई हम तो अंशिका की बात मानते हैं। अच्छा, तो फिर ये करके निकल लो। चलिए।
नहीं कौन सा किसान को नहीं मिला ये लो सर हाँ, बोलो। बस प्रिवेंशन के मेथड्स बता दो ना, लिखना नहीं है ना क्यों 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 और चलो तुम ही लोग पीछे हो गए, एक चैप्टर हुआ है सर अभी तक सबके 2-2 चैप्टर हुए आपका एक ही हुआ। सर बड़ा भी स्कूल में भी अभी खत्म हुआ है वही हमारा भी हुआ है ना चलो। सर सिर्फ प्रिवेंशन के मेथड्स लिखना ना, वो नहीं लिखना ना, हाँ डिफाइन नहीं करना।